बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का क्या कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में? फिर ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। इसमें हम फ्री ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके CSS, PMS और PCS पार्ट 1 पेपर से भी रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड रिलेशंस। देखो, ट्रेड की अगर हम हिस्ट्री देखें, इन एंशियंट टाइम्स ट्रेड बिगैन एज अ बार्टर सिस्टम इन विच पीपल एक्सचेंज्ड वन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर। पहले क्या होता था, करेंसी का तो दौर था नहीं, तो एक ऑब्जेक्ट लेके दूसरे ऑब्जेक्ट दिए जाते थे। इट मीन्स ट्रेड ऐसी होती थी। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स ट्रेडेड एनिमल स्किन्स और सर्विसेज फॉर फूड। इवन जो एनिमल स्किन्स हैं वो भी जो पुराने लोग थे वो एज अ ट्रेड के तौर पे यूज़ करते थे, मींस उसके थ्रू ट्रेड करते थे और उसके थ्रू से जो है खाना वगैरह मिलता था या सर्विस फॉर फूड वगैरह। ठीक है। ओवर टाइम कॉइन्स एंड करेंसीज बिगेन टू इमर्ज। अब वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली टाइम इवॉल्व होता गया और आज या इससे पहले फिर क्या होता है, करेंसीज आ जाती हैं, कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है। सम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यूज्ड शेल्स और पर्ल्स एज करेंसी। कुछ जो कदीम सोसाइटीज़ थी उन्होंने शेल्स और पर्ल्स का भी यूज़ किया एज करेंसी के तौर पे। ट्रेड रिलेशंस हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ओपन ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ट्रेड से रिलेटेड। अब आते हैं इसकी मज़ीद डिटेल में कि इसकी हिस्ट्री किस तरह इवॉल्व होती गई। ट्रेड रिलेशंस हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ओपन ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। जब ट्रेड होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में भी आपकी स्टेबिलिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। किसी मुल्क की अगर ट्रेड अच्छी है दूसरे मुल्क के साथ तो उस मुल्क में आपको यकीन होगा कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें भी मैंने यही चीज़ें डिस्कस की है। आपके IR से रिलेटेड है, CSS, PMS और PCS से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पार्ट 1 पेपर के। ठीक है। CSS और PMS के पार्ट 1 पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ। इट मीन्स उसके जो टॉपिक्स हैं जो आपके काम आएंगे वो सारे टॉपिक। ट्रेड रिलेशंस हैव शेप्ड द वुमेन ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर। सिल्क रोड। अब पहला पॉइंट है सिल्क रोड। डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स द सिल्क रोड कनेक्टेड चाइना विद द मेडिटेरेनियन, फैसिलिटेटिंग ट्रेड इन सिल्क, स्पाइसेस एंड अदर गुड्स। देखो, सिल्क रोड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये चाइना को कनेक्ट करता है किसके साथ, मेडिटेरेनियन। और इस तरह इसमें हम जो है जो गुड्स वगैरह, जो सामान वगैरह इसी के थ्रू जो है ट्रेड की जाती है, मीन्स इसी रोड के थ्रू। इट फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो इससे क्या होगा, ओबियसली जब आप ट्रेड करेंगे तो एक कल्चर एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, इट मीन्स वेस्ट और ईस्ट के दरमियान। कॉलोनियल ट्रेड। ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन यूरोपियन पावर्स एस्टेब्लिश ट्रेड रूट्स विद कॉलोनीज इन द अमेरिकाज, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है। यूरोपियन पावर जो थे उन्होंने जो है ट्रेड रूट्स बनाए थे जब कॉलोनियल सिस्टम था, मींस 1900 से पहले। तो उस वक्त जैसे अमेरिका, अफ्रीका, इन पे इनकी हुकूमत थी, अफ्रीका पे, एशिया पे अमेरिकन्स, कुछ कॉन्टिनेंट्स थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, इट मीन्स ऑब्वियसली इन्होंने रूट्स बनाए थे दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट होने के लिए, वहाँ से ट्रेड करने के लिए। Examples include the triangular trade between Europe, Africa and the Americans, focusing on goods like slaves, sugar and manufactured goods. तो इससे ट्रेड में ऑब्वियसली आपकी जो स्लेवरी है ये भी आ जाती है। ठीक है। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक किस्म की एक्सचेंज होती थी स्लेव्स वगैरह की, शुगर की और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। Industrial Revolution. The Industrial Revolution led to increased trade in manufactured goods, raw materials, and agriculture products. Britain's textile exports to its colonies and beyond are a prime example. ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री की जब रेवोल्यूशन होती है तो इससे भी ऑब्वियसली बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर गुड्स, दूसरी चीज़ें की तैयारी करना या तैयार करना और उसको फिर इंपोर्ट करना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आती है। वर्ल्ड वार्स। अच्छा, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद
इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ आती है, ठीक है। वर्ल्ड वार वन टू डिस्टर्बटेड ग्लोबल ट्रेड लीडिंग टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन इन मैनी कंट्रीज़। आपको यकीन होगा कि मैंने जब वर्ल्ड वार टू में मेरी वीडियो बनी थी, उसमें मैंने एक चीज़ बल्कि वर्ल्ड वार वन के बाद एक टाइम आता है जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ये 1929 से स्टार्ट होता है। इसमें मुल्क के हालात बहुत टाइट हो जाते हैं। कोई भी मुल्क हो जो ट्रेड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया। जैसे अमेरिका ने जापान के साथ जो ट्रेड थी वो सिल्क SIL के, ठीक है, सिल्क वगैरह ट्रेड करते थे। जापान जो था सिल्क जो है एक्सपोर्ट करता था किसको, अमेरिका को। लेकिन अमेरिका ने अचानक ऐलान किया कि भाई अब हम कोई चीज़ आप लोगों से नहीं लेंगे, फ़िलहाल हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत वीक हो चुकी है। इट मीन्स हमने अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको चलाना है, ठीक है। तो ये इस तरह बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है द ग्रेट डिप्रेशन का, ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करता है। और इससे क्या होता है कि अब जापान जो उसकी जो फ्रस्ट्रेटेड आवाम थी, मैसेस थी, पब्लिक थी, उन्होंने मतलब जापान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अटैक किया किस पे, हर्बर एक बंदरगाह को कहते हैं, अमेरिकन हर्बर पे। उसी वक्त अमेरिका के आई थिंक 2000 फौजी जो है वो हलाक हुए थे। और उससे क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया फिर जापान के सिटीज़ पे ये जो बम वगैरह गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए थे। सो एक वो वजह भी है, ठीक है। तो उस टाइम को द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। खैर ये जो बम वगैरह गिराए गए थे ये तो फिर वर्ल्ड वार टू में होता है, लाइक 1945 में ये जो बम वगैरह गिराए। लेकिन मैं 1929 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जापान का गुस्सा उस वक्त तक मेंटेन था कि उन्होंने अमेरिका से बदला लेना था। उन्होंने अमेरिका से बदला तब लिया जब 1945 में ये इनके मुखालिफ हुए थे, मींस वर्ल्ड वार टू में जब इन्होंने दोनों कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट वर्ल्ड वार टू ग्लोबलाइजेशन लेड टू सर्ज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मींस कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, अब बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में ये आता है कि जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हो उसको बायलैटरल किया जाता है, और जब मतलब जो बहुत ज़्यादा ममालिक आपस में ट्रेड करते हो उसको हम मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स कहेंगे। जैसे NFTA है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द US, कनाडा एंड मैक्सिको, ये इनके दरमियान है। एंड EU यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट, ठीक है, ये भी ट्रेड में आ जाता है। डिजिटल ट्रेड में आपकी ये जो नेट से रिलेटेड है, जैसे अली बाबा है, क्या कहते हैं, दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल है अमेज़ॉन है, ये सारे आपके डिजिटल ट्रेड में आते हैं। ट्रेड वार्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो मैं कहता हूँ 1 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा। ट्रेड वार्स ओबियसली किसके बीच है, आज आपको पता होगा कि ट्रेड वार ओबियसली चाइना और अमेरिका के बीच में है, ठीक है। हालांकि चाइना की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका में बिकती हैं, और चाइना की जो चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो उन्हें सस्ते दामों में मिलती है। अमेरिकन जो चीज़ें बना रही है वो उनको ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड वार जो है हमेशा US और चाइना का रहा है। पहले तो इनका उसके साथ था, क्या कहते हैं, रशिया के साथ। फिर टैरिफ्स लगाए, टैरिफ्स का मतलब ये है टैक्स वगैरह लगाना, ठीक है, सिंपल वर्ड। वाई नेशन ट्रेड्स और द रीजंस फॉर ट्रेड, एक नेशन ट्रेड क्यों करती है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसलिए ट्रेड करती है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, ट्रेड क्यों की जाती है, ताकि न्यू मार्केट की तरफ एक्सेस हो। एक्सेस टू डाइवर्स गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, नई सर्विसेज, नई गुड्स जो है उन्हें मिले, ताकि इसलिए लोग ट्रेड करते हैं या कंट्रीज ट्रेड करती है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, ट्रेड से क्या होगा, मुल्क के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में बेहतरी आएगी अगर आप एक ऐसे मुल्क के साथ एग्रीमेंट्स कर लेते, तो वो आपको अपनी जो उनकी टेक्नोलॉजी होगी उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। तो इससे क्या होगा, एक किस्म की प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और ताल्लुक भी मजबूत होगा। इन्हेंसिंग कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, एक जो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कंपटीशन का दौर है, मींस चाइना और अमेरिका की अगर हम मिसाल ले लें तो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं, चाहे वो ट्रेड में हो या किसी और चीज़ में हो। हेलोरेटिंग डोमेस्टिक एंड शॉर्टेजेस एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। अब आते हैं फ्री ट्रेड। ये वर्ड आप लोग शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि फ्री ट्रेड है क्या।
अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो अगर आप नहीं पढ़ा आपने जैसे सीएसएस या पीएमएस या पीसीएस वाले, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर समझना है और ये आपके बहुत काम आएगा ये चीज़। फ्री ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर्स टू अ पॉलिसी वेयर गवर्नमेंट्स डोंट रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि जहाँ पे सरकार यानी जो हुकूमत होती है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती। मतलब आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बग़ैर किसी वीज़ा के, बग़ैर किसी चीज़ों के आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द एब्सेंस ऑफ टैरिफ्स का मैंने पहले बता दिया, जिसमें टैक्स वगैरह नहीं लगाई जाती। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, मतलब उसकी इंटरवेंशन नहीं होती। कोटाज एंड अदर बैरियर्स टू द फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस। मीन्स ये जो कोटाज वगैरह, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कोटाज किसे कहते हैं, ठीक है। एंड अदर बैरियर्स, जैसे बैरियर दूसरी चीज़ें जो सामने रखना कि यार आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास ये चीज़ें नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं रखी जाती। क्यों? सिंपल, आपने फ्री ट्रेड करना है। द आइडिया टू अलाउ मार्केट फोर्सेज टू ऑपरेट विदाउट इंटरफेरेंस, इंकरेजिंग कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्री ट्रेड। नो टैरिफ्स, सबसे पहला पॉइंट है नो टैरिफ्स। नो टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब अगर जापान यहाँ पाकिस्तान में कुछ भेज रहा है तो वहाँ उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितनी कीमत उसकी होगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फ्री ट्रेड का तो ज़माना ही नहीं है आजकल। हाँ, यूरोप में कुछ मालिक में है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। नो कोटाज, नो लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है। कोटाज मतलब आपको पता है जितनी चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पर कोई टैरिफ्स नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो सब्सिडाइज, गवर्नमेंट्स डोंट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल इंडस्ट्रीज टू कम्पीट अगेंस्ट फॉरेन इंपोर्ट्स। यानी जो सरकार होती है वो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती। क्यों? ताकि वो फ़ॉरेन जो इंपोर्ट्स है उसके साथ मुकाबले में ना आ जाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की, मैंने बताया ना, कोई इंटरवेंशन नहीं होती, मुदाखलत नहीं होती। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, आइडियली लेबर एंड कैपिटल शुड बी एबल टू मूव फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब अगर मैं एक मज़दूर हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जाके अमेरिका में काम करना है या कनाडा में काम करना है, तो उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। खैर हमारा तो बॉर्डर नहीं मिलता इनसे, जैसे आसपास हमारे जो बॉर्डर्स मिलते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, ठीक है। तो इनके साथ क्या है, अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, ये फ्री ट्रेड में आएगा। मतलब मुझे कोई रोकने वाला ना हो, तो लेबर जो है वो फ्री होने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस, हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ ट्रेड बैरियर्स। एग्जांपल्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, अब इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स के एग्जांपल कौन से हैं। सबसे पहले है NAFTA, नेफ्टा, जिसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कंट्रीज़ इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके MCQ से भी रिलेटेड है कि NAFTA में कौन कौन से ममालिक हैं। शायद 4 ऑप्शन दिए और उसमें से एक ऑप्शन सही हो, तो आपने वो टिक करने, और ये 3 ममालिक हैं। पर्पज़ क्या है NAFTA का? एलिमिनेट टैरिफ्स एंड रिड्यूस बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द 3 कंट्रीज़। मतलब इसमें भी जो क्या कहते हैं, ये जो टैरिफ्स वगैरह इसको एलिमिनेट करता है, और एक इन्वेस्टमेंट जो है तीनों मुल्कों के जो बिजनेसमैन हैं उनके आपस में होती है, और सरकार जो उसमें कोई मुदाखलत नहीं करती। आउटकम इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज अमंग द 3 नेशंस, तो इट आल्सो लेड टू डिबेट्स और जॉब लॉसेस एंड वेज सेपरेशन इन सम सेक्टर्स। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, कुछ जगहों पे जो है लाइक लोगों ने अपनी नौकरियां वगैरह खो दी हैं। क्यों? इसकी वजह से, मतलब ये जो फ्री ट्रेड की वजह से, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इसका दूसरा एग्जांपल है। एक तो नेफ्टा हो गया, दूसरा यूरोपियन EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। इसमें 27 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या है? इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी जो सामान है उसको जो है बिल्कुल फ्री जो है एक दूसरे मुल्क में जो है भेजा जा सके। सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर विद इन द यूनियन EU, और लेबर्स भी जो है वो फ्रीली घूम सकें। आउटकम क्रिएटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक रीजन्स विद नो इंटरनल बॉर्डर्स फॉर ट्रेड। मतलब कोई इंटरनल बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ वो नहीं करते, लाइक मतलब रोकना टोकना ये चीज़ें नहीं है। मैंने सुना था, आई थिंक मैं ये इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो, मतलब UK की अगर हम बात करें
तो इसमें जो इनके साथ कुछ ममालिक से अटैच है वहाँ पे आप फ्रीली जा सकते हो, कोई सिक्योरिटी कोई बॉर्डर शॉर्डर इशू नहीं। मतलब एक बंदा जो है वो इंग्लैंड में रहता है और वो काम कहाँ पे करता है, स्कॉटलैंड में। किस तरह जाता है, ट्रेन के थ्रू जाता है और वापस स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ आ जाता है। अब स्कॉटलैंड एक मुल्क है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फ्री ट्रेड की बेस्ट एग्जांपल है। और बाकी ये सारी भी एग्जांपल्स है, ठीक है, ये ईयू है, नेफ्टा है। अब आते हैं इसके दूसरा एक और है CPTPP, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कंट्रीज़ इन्वॉल्व 11 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, ये ममालिक जो हैं इनमें इंक्लूड है 11 ममालिक। पर्पज़ क्या है, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। इसका मकसद क्या है, जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस किया जाए। एंड एस्टेब्लिश अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर लॉज एंड इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स। Outcome, increased trade and investment opportunities among member countries and potential for expansion with additional countries expression interest in joining। ठीक है, तो ये इसका आउटकम निकलता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ये अफ्रीका से रिलेटेड है, जिसमें 54 आउट ऑफ 55 अफ्रीकन यूनियन नेशंस हैं। पर्पज़ क्या है, क्रिएट अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट फॉर गुड्स। एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट बनाई जाए जिसमें जितनी भी गुड्स है सर्विसेज है वो दी जाए, विथ फ्री मूवमेंट ऑफ बिजनेस पर्सनस एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बिजनेस जो पर्सनस है या जो इन्वेस्टर्स है उन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आउटकम क्या है, एक्सपेक्टेड टू बोस्ट इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड बाई 52% बाई 2022 एंड कंसल्टेट बूस्ट, सॉरी ये बोस्ट नहीं है, बूस्ट, कंसल्टेट अ मार्केट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल। इट मीन्स इसमें देखो बेहतरी हमें देखने को मिलती है, 52% जो है हमें देखने को मिलती है बेहतरी। कब, 2022 में। बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्हेंस्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। ठीक है, इससे जो है एफिशिएंसी जो है वो इन्हेंस होती है, प्रोडक्टिविटी जो है देखने को मिलती है। कंज्यूमर बेनिफिट्स, लो प्राइसेस एंड ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री ट्रेड से क्या होगा, मतलब हर मुल्क कोशिश करेगा कि भाई सब सस्ती दामों में चीज़ें देखने को या बेचने को बेची जाए और आवाम जो है उससे खुश होती है। तो लोअर प्राइसेस हमें देखने को मिलती है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इट एनकरेजेस इनोवेशन थ्रू कंपटीशन एंड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। और इससे क्या होगा, इससे आपके मुल्क में जो टेक्नोलॉजी वो भी इम्प्रूव हो सकती है। अब इस पर क्रिटिसिज्म भी होती है, मतलब फ्री ट्रेड पे क्रिटिसिज्म भी होती है। जॉब लॉसेस can lead to the displacement of workers in industries that cannot compete with cheaper imports। ठीक है, अब आपके मुल्क पे अगर कोई इंडस्ट्री लगी है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो अपनी जो जॉब्स हैं वो खो देंगे। क्यों, क्योंकि चीज़ें जो है जो बाहर से आ रही वो सस्ती में मिलेगी। सस्ती किस तरह मिलेगी, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलेगी। वेज सप्रेशन, इंक्रीज कंपटीशन कैन सप्रेस वेजेस इन सब सेक्टर्स, यानी जो तनख्वाहें हैं वो कम देखने को मिलेगी, लोगों को बहुत कम तनख्वाहें मिलेगी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कंट्रीज माइट बिकम ओवरली इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इम्पैक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब इससे क्या होगा, मतलब एक मुल्क है जैसे अमेरिका है वो कुछ बना रहा है और पाकिस्तान जो है उससे खुशी खुशी वो चीज़ ले रहा है। अब एक वक्त आएगा कि वो रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम जो पाकिस्तान है वो मुकम्मल डिपेंडेंट रहेगा उस मुल्क पे। तो इससे क्या होगा, इससे भी नुकसान किसको होगा, पाकिस्तान को होगा, उससे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सो फ्री ट्रेड का ये बहुत बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड remains a complex and sometimes controversial topic in international relations, balancing economic benefits with social and political considerations। ठीक है, तो ये एक हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इस पर बहुत कुछ डिस्कस हुआ है ऑलरेडी भी। आप इसके जो है आर्टिकल्स पढ़ लें और बुक्स वगैरह पढ़े IR के, तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।